तो आज हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जो 12 का बहुत ही बेस्ट और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर में ग्रीन हाउस गैसेज, दूसरा पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन, जो कि एयर पॉल्यूशन एक्ट आया था 1990 में, तीसरा पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन, चौथा पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट, और पाँचवा पढ़ेंगे एग्रोकेमिकल वेस्ट, छठा पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव वेस्ट, और उसके बाद पढ़ेंगे ओजोन डिप्लेशन, और उसके बाद पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैसेस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो एयर पॉल्यूशन को सबसे पहले कैसे, उसके बारे में देखेंगे एयर पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस करा जाए। तो एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का तरीका है स्क्रबर यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर यूज करेंगे, और कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करेंगे। और दूसरा एयर पॉल्यूशन में जो होता है, एयर पॉल्यूशन के बारे में दिया गया है। एयर पॉल्यूशन के बाद उसके बाद नॉइज पॉल्यूशन है। नॉइज पॉल्यूशन जो कितना होता है 8 डेसीबल तक। यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है 8 डेसीबल से ज़्यादा होता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, हार्ट बीट का रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग बढ़ जाता है। तो अभी हम एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। तो एयर पॉल्यूशन में सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर देखेंगे, प्रिसिपिटेशन देखेंगे, स्क्रबर और कैटालिटिक कन्वर्टर है। तो ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेशन कैसे यूज करता है, ये यूज होता है, उसके बारे में दे रखा है। तो यहाँ पे क्लीन एयर आ रहा है, और यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे लाइम वाटर है, लाइम स्प्रे है, एयर पॉल्यूटेड विद SO2। एयर जो है यहाँ पे SO2 एयर जो है यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर से ये यहाँ पे डस्ट पार्टिकल, यहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज है। कोरोना डिस्चार्ज मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये ग्राउंड प्लेट है, तो यहाँ से SO2 प्लस एयर जा रहा है, पॉल्यूटेड एयर। यहाँ पे वाटर और यहाँ से फिर क्लीन एयर निकल के जा रहा है। तो पहले सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेशन होता है, यहाँ पे स्क्रबर यूज करते हैं, उसके बाद कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैटालिटिक कन्वर्टर लगा कहाँ होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर होता है ऑटोमोबाइल में लगा होता है। हाइड्रोकार्बन जो है, जैसे CO2 और H2O जो है, CO2 हाइड्रोकार्बन उसको बर्न करवाता है, इजली बर्न होता है जब, तो CO2 और H2O निकलता है। तो वो ये सबसे पहले इसके बारे में देखा। अनलीडेड पेट्रोल एंड डीजल, कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है क्या करता है, अनलीडेड पेट्रोलियम डीजल को जो है प्लेटिनम पैलेडियम रोहोडियम में कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहले ये ध्यान में ये करता है अनलीडेड, इसको कन्वर्ट करता है अनलीडेड पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट, और प्लेटिनम पैलेडियम और रोहोडियम में। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, जैसे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन के बारे में देखा है, तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन CO और नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो CO और नाइट्रिक ऑक्साइड जब कैटालिटिक कन्वर्टर में जाता है तो वो कन्वर्ट होता है CO2 में और H2O में, जो कि लेस हार्मफुल होता है, और CO2 में N2 गैस और हार्मलेस गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हम देखें नॉइज पॉल्यूशन के बारे में। नॉइज पॉल्यूशन के बारे में क्या है, तो नॉइज के बारे में अनवांटेड इरिटेटिंग साउंड इज नॉइज। अनवांटेड इरिटेटिंग साउंड जो कि 8 डेसीबल से होता है उसको बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन। तो ये हार्म कैसे करता है, तो ये हार्म करता है, ब्रेथलेसनेस फील करवाता है, इरिटेशन फील करवाता है। व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना होता है, लिमिटिंग यूज ऑफ हॉर्न्स एंड लाउड स्पीकर। लिमिटिंग यूज करते हैं हॉर्न्स का और लाउड स्पीकर का, नॉट अलाउड आफ्टर 9 PM। तो ये इसके बारे में देखेगा। डिलिमिटिंग जोन्स कौन कौन सा होता है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स। साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल इन इंडस्ट्री, साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाया रहता है इंडस्ट्री में। दूसरा मफलर जोन्स अराउंड इंडस्ट्री, मफलर जोन्स भी होता है इंडस्ट्री के अराउंड, मफलर जोन्स अराउंड द इंडस्ट्री। और नॉइज जो होता है 150 डेसिबल, जो कि परमानेंट नॉइज जो 150 डेसिबल का होता है वो परमानेंटली ईयर को डैमेज कर सकता है। और किस स्टडी में देखा गया है। तो अभी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे CNG वर्सेस पेट्रोल डीजल का। CNG जो होता है मोर एफिशिएंट होता है, मोर चीपर होता है, और इजली नहीं चुराया जा सकता है चोरों के द्वारा। इसका ड्रॉबैक क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इसको किया जाता है पाइपलाइन के द्वारा। तो इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पाइपलाइन के द्वारा, तो पाइपलाइन में से अगर थोड़ा सा भी लीकेज होता है तो वो ईजिली काफ़ी बुरे तरह से फैल जाएगा। तो ये इसका ड्रॉबैक है। फॉरेस्ट इंडिया में देखेंगे, फॉरेस्ट इंडिया में जो है तो पास्ट में 30% था, प्रेजेंट में अभी 21% है। रिकमेंडेड प्लेन्स जो है 33%,
और हिल 67%। एन मतलब नेशनल फॉरेस्ट NPF क्या होता है, NFP क्या होता है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी होता है। फॉरेस्ट लॉस ट्रॉपिक्स में 40%, टेम्परेट में 1%। यूट्रिफिकेशन क्या होता है, तो यूट्रिफिकेशन के बारे में हम देखेंगे। यूट्रिफिकेशन होता है नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। नेचुरल एजिंग ऑफ लेक में जो नेचुरल एजिंग होता है उसको हम बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। और नेचुरल एजिंग ऑफ लेक हो जाए। और यहाँ पे देखें एक्सेलरेटेड यूट्रिफिकेशन व्हेन ह्यूमन एक्टिविटी एक्सेलरेटेड व्हेन ह्यूमन एक्टिविटीज एक्सेलरेटेड यूट्रिफिकेशन। इसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी जब हो जाता है तो ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा हो जाता है वाटर में, तो ये एक्सेलरेट कर देता है यूट्रिफिकेशन को। मतलब तो अब देखेंगे यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हैज़ 2 प्रॉब्लम। न्यूक्लियर एनर्जी का जो यूज होता है उसका 2 प्रॉब्लम्स है। पहला है एक्सीडेंटल लीकेज, दूसरा है सेफ डिस्पोजल। एक्सीडेंटल लीकेज में 3 माइल आइसलैंड। अच्छा, देखा गया था 3 माइल, ये जो हुआ था न्यूक्लियर एनर्जी जो यूज करा जाता था उससे 2 प्रॉब्लम हुआ था। पहला एक्सीडेंटल लीकेज हो सकता है, दूसरा सेफ डिस्पोजल करने में प्रॉब्लम होता है। तो एक्सीडेंटल लीकेज में देखा गया था 3 माइल आइसलैंड में, और दूसरा कर्नोबाइल इंसिडेंट। और ये जो होता है इसका डिस्पोजल जो होता है कम से कम 500 मीटर, अर्थ के 500 मीटर अंदर में दबाना पड़ता है, डीप में। तो अभी हम देखेंगे टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइसिंथ जो होता है उसको इकॉर्निया बोलते हैं। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, टॉक्सिकेंट कॉन्सेंट्रेशन जो होता है सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पर बढ़ते जाता है। एल्गल ब्लूम होता है, एल्गल ब्लूम एल्गी सक्सेसिव ग्रोथ होता है। और कलर एल्गल ब्लूम जो होता है एल्गी होता है, और सक्सेसिव ग्रोथ होने से ये टॉक्सिक कलर देता है। ला नीना क्या होता है, ला नीना में होता है सी सरफेस गेटिंग कूलर। और एल नीना होता है सी सरफेस जो होता है हॉटर हो जाता है। तो ला नीना याद करने का तरीका है, ये याद ध्यान में रखना होगा कि ला लग रहा है मतलब ला मतलब आ रहा है आपको, एल आ रहा है कूलर में, तो ला नीना मतलब कूलर, ला बोलने में आ रहा है ई, और ई बोलने में आ रहा है, तो ई तो सीधा ऐसे ही दिमाग में रखना हॉटर, लेकिन अल्लाह आ रहा है तो किलर हो जाएगा। सीवेज के बारे में देखेंगे, सीवेज कैसे, सीवेज के बारे में बात करेंगे। तो सीवेज में देखा गया डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल। सीवेज डोमेस्टिक जो है ओनली ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें। सीवेज डोमेस्टिक होता है सिर्फ उसमें ओनली ऑर्गेनिक मैटर होता है। इंडस्ट्रियल जो होता है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होता है। ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है BOD के, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो सीवेज में जितना ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा उतना ही ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ते जाता है, उतना ही ऑक्सीजन उसमें मतलब अब ऑब्जर्व होता है बोल सकते हैं। और 2 प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, पहला होता है एक्सीडेंटल लीकेज, दूसरा होता है सेफ डिस्पोजल। तो एक्सीडेंटल लीकेज में 3 माइल आइसलैंड होता है, दूसरा होता है कर्नोबाइल इंसिडेंट। और सेफ डिस्पोजल में 500 मीटर बिलो द अर्थ हम डिस्पोजल करना होता है इसका। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में। तो ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है, तो ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है पहला डेवलपिंग कंट्रीज वर्सेस डेवलप्ड कंट्री। तो रिसाइकल प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे पहला बताया गया था रमेश चंद्र दागर जो कि सोनीपत के थे, वो किए थे ऑर्गेनिक फार्मिंग और बनाए थे हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब। ये सब याद रखने वाला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये तो बताया गया कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो भी है ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उसका रिसाइकलिंग प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे अभी हम बता रहे हैं ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, जो कि याद रखना है। तो रमेश चंद्र दागर जो कि सोनीपत के थे, वो उन्होंने बनाया था ऑर्गेनिक फार्मिंग किया था, जो कि उन्होंने बनाया था हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब। तो ये याद रखना है। दूसरा अहमद खान जो थे वो यूज किए थे पॉलीमेन और बायोटमेन का, और रोड बनाया था बेंगलोर में पॉलीमेन और बायोटोमेन को लेके। फोम क्या होता है, फ्रेंड्स ऑफ आर्केटा मार्स को बोलते हैं फोम, जो कि इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है। ये फोम जो है इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फ्रेंड्स ऑफ आर्केटा मार्स। ये सब जितने तीनों हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान में रखना है। अभी हम पढ़ेंगे डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो
तो डिग्रेडेशन कैसे होता है नेचुरल रिसोर्स का, इसके बारे में पढ़ेंगे। बाय इम्प्रॉपर यूज ऑफ इम्प्रॉपर मैनेजमेंट, तो पहला हो गया सॉइल इरोजन, दूसरा हो गया डिजर्टिफिकेशन। तो कैसे कैसे नेचुरल रिसोर्स डिग्रेड होता है उसके बारे में बता रहे हैं। पहला हो गया सॉइल इरोजन, दूसरा हो गया डिजर्टिफिकेशन, तीसरा हो गया वाटर लॉगिंग, चौथा हो गया सॉइल सैलिनिटी। तो इसके बारे में सबसे पहले ओजोन के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ओजोन कहाँ प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। उसका यूनिट क्या होता है मेजर करने का, डॉप्सन यूनिट होता है। और डिग्रेड किसके होता है, CFC से होता है, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं। और ओजोन का होल जो होता है, ओजोन होल एंटार्क्टिक रीजन में होता है। ओजोन होल जो होता है एंटार्क्टिक रीजन में देखा गया था। डिजीज इससे कौन कौन सा हो सकता है, जब क्या बोलते हैं ओजोन में अगर होल हो जाता है तो उससे जो रेडिएशन अगर निकलता है इससे UV रे से, तो उससे डिजीज कौन कौन सा कॉज कर सकता है। तो स्किन कैंसर हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है। तो अब हम देखेंगे इसके बारे में ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ट्रोपोस्फेयर जो कि बैड जोन है, गुड जोन होता है स्ट्रेटोस्फेयर, बैड जोन होता है ट्रोपोस्फेयर। अभी हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से होते हैं, CO2 होते हैं, CH4 होता है, CFC होता है, N2O होता है। तो CO2 सबसे ज़्यादा होता है, CH4 उससे थोड़ा सा कम, CFC उससे कम, और N2O सबसे कम। तो इसको याद रखना है कौन कौन सा ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे CO2 होता है, CH4 होता है, CFC होता है, N2O होता है। ठीक, अभी हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन के बारे में। डिफॉरेस्टेशन है क्या, तो डिफॉरेस्टेशन के बारे में देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन में देखा गया था स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जिसको झूम कल्टीवेशन, जो कि कॉमन था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। पहला है इसमें दिखाया गया था, एक प्लान आया था भारत स्टेज 4, जिसमें 4 व्हीलर्स इन 3 मेगा सिटीज़, 4 व्हीलर्स इन 13 मेगा सिटीज़ के बारे में बताया गया था, 4 व्हीलर यूज करने के। और भारत स्टेज 3, जिसमें भारत स्टेज 3 में बताया गया था ऑल व्हीकल्स ऑफ द रेस्ट कंट्री, ऑल व्हीकल्स ऑफ द रेस्ट कंट्री सिंस अक्टूबर 2010। तो इसको तो अभी ये NCERT से ज़्यादा डिटेल में देखना होगा, वैसे ये याद रख लेना है कि सिर्फ हाँ ये कैसा कैसा है ये डिटेल्स। बाकी मैं NCERT जब पढ़ाऊँगा तो उसको अच्छा तरह से बता दूंगा, मेरे को तो एग्जैक्टली याद नहीं है, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसका रीजन ये क्या है। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज अमेंडेड, नो ये रीजन तो नहीं है, अभी मैं बता दूंगा जब बताऊँगा तब। लेकिन एक्चुअली ये सब प्रोग्राम लाया गया था एयर पॉल्यूशन को ही कंट्रोल करने के लिए, जो कि NCERT में दे रखा है। तो यहाँ पे अभी हम पढ़ते हैं, ये NCERT कहीं करते हैं। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज अमेंडेड इन 1987 टू इंक्लूड एलर्जी कॉजिंग पॉलन। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट को कब अमेंड करा गया था, 1987 में, जो कि एलर्जी कॉजिंग